14,000 फीट पर दोनों प्लेन्स टकरा गईं। बादलों के बीच एक गूंज सुनाई दी और एक तेज रोशनी दिखाई दी और फिर आसमान से लाशें गिरने लगी। किसी के हाथ, किसी का पैर तो किसी का जला हुआ शरीर। दिल्ली के पास चरखी दादरी में 349 लाशें बिछ गई। ये इतिहास का सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा जाने लेने वाला मिड एयर कोलिजन था। यह कहानी है सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 के मिड एयर कोलिजन की, जिसमें कुल 349 लोग मारे गए थे। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 नवंबर 1996 को शाम के 6:32 पर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 दिल्ली से सऊदी अरेबिया के शहर धारण के लिए रवाना हुई। यह एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट थी, जिसमें 2 पायलट समेत 312 लोग मौजूद थे। इसमें 70% यात्री भारतीय नागरिक थे। उसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही थी और कुछ ही देर में लैंड होने वाली थी। यह एक चार्टर फ्लाइट थी, जिसमें 27 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर्स सवार थे। दोनों फ्लाइट्स को दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अप्रोच कंट्रोलर वीके दत्ता कंट्रोल कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रोच कंट्रोलर का काम होता है प्लेन्स को मॉनिटर करना और उन्हें सेफली टेक ऑफ और लैंड करवाना। सऊदी प्लेन के टेक ऑफ करते ही उसे 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर ले जाने के लिए निर्देश दिया गया। 6:34 पर कजाकिस्तान एयरलाइंस की प्लेन को 15,000 फीट तक उतरने का निर्देश दिया गया। दोनों प्लेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ रहे थे और एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन उनके बीच 5,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस था। 6:36 पर सऊदी प्लेन को 14,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने के लिए कहा गया और 2 मिनट में वो अपने निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच गया और उसी ऊंचाई यानी ऑल्टीट्यूड पर आगे बढ़ता रहा। कजाकिस्तान एयरलाइंस की प्लेन को 15,000 फीट की ऊंचाई मेंटेन करने का निर्देश दिया गया और अप्रोच कंट्रोलर ने उसे बताया कि करीब 10 मील की दूरी पर एक और एयरक्राफ्ट है 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जो उसके सामने से आ रही है और जिसे वो कुछ देर में क्रॉस करेंगे। इसलिए उसे सेम ऑल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए कहा गया, क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2 प्लेन्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कम से कम 1,000 फीट होना चाहिए, ताकि 2 प्लेन्स आपस में न टकराएं। कजाकिस्तान प्लेन के पायलट को लगा कि शायद कंट्रोलर उसे 14,000 फीट तक आने को कह रहा है और उसने प्लेन को 14,000 फीट पर उतार दिया। 14,000 फीट पर आते ही वो सऊदी एयरलाइंस के प्लेन के साथ टकरा गया और बादलों में एक गूंज सुनाई दी और एक तेज रोशनी दिखाई दी। आसमान से लाशें गिरने लगी। दिल्ली के पास चरखी दादरी में 10 किलोमीटर तक प्लेन का मलबा और 349 लाशें बिछ गईं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि टकराने के बाद भी सऊदी एयरलाइंस का कैप्टन प्लेन को नीचे दिख रहे घरों से दूर ले गया, ताकि और लोगों की जानें न जाए और एक खुले जगह पर जाकर प्लेन क्रैश हो गई। आइए जानते हैं कि इस क्रैश के पीछे क्या क्या कारण थे। सबसे प्रमुख कारण था कजाकिस्तान पायलट्स का इंग्लिश भाषा और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देशों को न समझना। अगर उनका कैप्टन निर्देश समझ रहा होता तो वो समझ जाता कि 14,000 फीट पर एक और प्लेन है और वो 15,000 फीट से नीचे 14,000 फीट तक न आता। उन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ प्राइमरी रेडार हुआ करता था, न कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। रेडार एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके दूर के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। एविएशन इंडस्ट्री में 2 तरह के रेडार यूज होते हैं, प्राइमरी रेडार और सेकेंडरी रेडार। प्राइमरी रेडार से आपको सिर्फ एरोप्लेन्स की स्पीड और दूसरे एरोप्लेन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी दूरी का पता लगता है। इससे प्लेन्स के ऑल्टीट्यूड का पता नहीं लगता और यह पता लगाने के लिए सेकेंडरी रेडार का यूज किया जाता है। लेकिन उस समय सेकेंडरी रेडार न होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को प्लेन्स के ऑल्टीट्यूड नहीं दिखते थे। उन्हें पायलट्स द्वारा की गई निर्देशों की पुष्टि को ही सच मानना पड़ता है। Investigators must piece together the day's events. Saudi 763 will maintain 140.
Kazakh 1907, now reach 150. POW had two crews that अगर दिल्ली एयरपोर्ट के पास सेकेंडरी रेडार होता तो एक्सीडेंट के दिन कंट्रोलर को दोनों प्लेन्स की ऑल्टीट्यूड दिख रही होती और वो दोनों प्लेन्स को अलग अलग ऑल्टीट्यूड पर भेज देते और ये दुर्घटना न होती। उस जमाने में दिल्ली एयरपोर्ट में सिंगल एयर कॉरिडोर हुआ करता था, मतलब प्लेन टेक ऑफ और लैंड एक ही लेन यानी पथ में करता था। आजकल टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों के लिए अलग अलग एयर कॉरिडोर होते हैं, जिससे कोलिजन की संभावना बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। इसके अलावा दोनों ही प्लेन्स पर एयरबॉर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी ACAS और आज के जमाने में कहें तो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS इंस्टॉल्ड नहीं थे। अगर यह सिस्टम दोनों प्लेन्स में इंस्टॉल्ड होता तो वो उन्हें बता देता कि उनके कोलाइड होने की संभावना है और उन्हें उससे बचने के लिए एक्शन लेना चाहिए। Traffic. Descend. Adjust vertical speed. Adjust. Clear of conflict. इस दुर्घटना के बाद प्लेन पर TCAS सिस्टम का होना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे मिड एयर कोलिजन की संभावना न के बराबर हो चुकी है। यह घटना विश्व इतिहास का सबसे भयंकर मिड एयर कोलिजन और तीसरा सबसे ज्यादा जान लेने वाला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।